हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अपडेटेड इंग्लिश के फ्री कोर्स में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं विक्रम सेठ की। तो वो एक पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं और ट्रैवलॉग राइटर हैं। ट्रैवलॉग राइटर मतलब ट्रैवल स्टोरीज़ लिखते हैं वो। उनका जन्म 20 जून 1952 को हुआ था। ही इज़ स्टिल अलाइव। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता और वह एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो उनकी एजुकेशन है वो वेलहैम बॉयज़ स्कूल कोलकाता में हुई, द दून स्कूल देहरादून में। उसके बाद वह टोडब्रिज स्कूल इंग्लैंड चले गए और उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड कॉलेज से एजुकेशन ली। दोस्तों, आइए बात करते हैं इदरीस शाह की। इदरीस शाह कौन थे? तो यह पोएम विक्रम सेठ ने इदरीस शाह के पोइटिक कलेक्शन से ली है। दोस्तों, इदरीस शाह एक सूफी कवि थे। उनका जन्म 16 जून 1924 को शिमला, भारत में हुआ था और उनकी डेथ 23 नवंबर 1996 को यूके लंदन में हुई थी। वह अफ़गान इंडियन डिसेंट से एक ब्रिटिश राइटर थे। इदरीस शाह एक ऑथर थे, थिंकर थे, टीचर थे और फोकलोरिस्ट थे। फोकलोरिस्ट की स्पेलिंग मैं यहाँ आपके सामने लिख देती हूँ, FOLKLORIST, फोकलोरिस्ट। फोकलोरिस्ट उसे कहते हैं जो जनसाधारण के बारे में, लोक कथाओं के बारे में अपनी रचनाओं में चर्चा करता है। दोस्तों, इदरीस शाह ने सूफी लिटरेचर में बहुत योगदान दिया। उनकी रचनाओं में अक्सर हमें साइकोलॉजी और फोकलोर यानी जनसाधारण की टेल्स के बारे में और जो मिस्टिसिज्म इन अ मॉडर्न वे, मतलब एक आधुनिक तरीके से उन्होंने रहस्यवाद को प्रकट किया है, यह सारी चीज़ें हमें इस पोएम में भी देखने को मिलेंगी। आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं पोएम के इंट्रोडक्शन पर। दोस्तों, यह पोएम विक्रम सेठ के मैपिंग्स नाम के कलेक्शन से ली गई है। मैपिंग्स की स्पेलिंग मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको, MAPPINGS। मैपिंग्स 1981 में लिखा गया था और यह पोएम बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड फॉर्म यानी नरेटिव फॉर्म, जिसमें कहानी की फॉर्म में हमारी पोएम आगे बढ़ती है। इट इज़ अ सैटायरिकल टेल। दोस्तों, यह एक सैटायरिकल टेल है। यह पोएम सैटायरिकल टोन में लिखी गई है। दोस्तों, यह पोएम गवर्नेंस एंड पीपल्स विल के बारे में है। गवर्नेंस यानी राजतंत्र और लोगों की इच्छा के बारे में है। इस पोएम में जो राजा है वह बिलीव करता है कि द विल ऑफ द पीपल इज़ द विल ऑफ द किंग, यानी जो लोगों की इच्छा है वही राजा की इच्छा है। इस पोएम में सैटायर और आयरनी का बहुत अधिक यूज़ हुआ है। वह कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है इस पोएम को पढ़ाते हुए मैं आपको बताती चलूँगी। और यह पोएम जो मैपिंग्स नाम का पोइट्री कलेक्शन है वह तो विक्रम सेठ का है, लेकिन विक्रम सेठ ने इदरीस शाह की कौन सी बुक से ये पोएम ली है? वह ली है कारवां ऑफ ड्रीम्स। मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ, CARAVAN, कारवां ऑफ ड्रीम्स, DREAMS। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस पोएम की लिटरेरी ब्यूटी की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस पोएम का स्टाइल क्या है। दोस्तों, इस पोएम का स्टाइल है वर्स फॉर्म। दोस्तों, यह पोएम वर्स फॉर्म में लिखी गई है, यानी इसे पूरी तरीके से गाया जा सकता है। इस पोएम की टोन की बात करें तो दोस्तों, इस पोएम की टोन काफ़ी ह्यूमरस है। ह्यूमरस यानी काफ़ी हास्यास्पद है। हास्यास्पद तरीके से इसमें पोएट ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे इसमें उन्होंने राजा को जस्ट और प्लेसिड कहा है। जस्ट यानी न्यायप्रिय, जबकि वह बिल्कुल भी न्यायप्रिय नहीं था, और प्लेसिड यानी काम, और वह काम भी नहीं था। दोस्तों, इसमें यह भी एक विडंबना की बात है कि जिस व्यक्ति को छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है उसे प्लेसिड यानी काम कहा जाए, और जिसे न्याय की बिल्कुल भी समझ नहीं है उसे जस्ट कहा जाए। यदि हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक तो एलिट्रेशन बहुत जगह यूज़ हुआ है, इसमें हाइपरबले का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन तो आपको मैंने पिछली पॉइंट्स में भी बताया है कि एलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड्स पास पास में आ जाएं तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। हाइपरबले यानी अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ हाइपरबले होता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एंजैममेंट का बहुत अधिक यूज़ किया गया है। दोस्तों, एंजैममेंट की स्पेलिंग होती है ENJAMBMENT। एंजैममेंट यानी नो एंड स्टॉप, जहाँ पोएम की लाइन बिना किसी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन या फिर क्वेश्चन मार्क, जहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, वहाँ ख़त्म होती है तो उसे हम एंजैममेंट कहते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर ही देख लीजिए। दोस्तों, बिना किसी भी पंक्चुएशन मार्क के अ फ्राउन के बाद अगली लाइन शुरू हो गई है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंजैममेंट। एंजैममेंट इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पोइट्री का रूल होता है कि हर लाइन जब ख़त्म होगी तो उसके बाद फुल स्टॉप या फिर कोई और पंक्चुएशन मार्क आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे लाइन की शुरुआत उससे पहले वाली लाइन की
बीच में से हो गई है, तो इसलिए इसे हम एंजम्बमेंट कहेंगे। दोस्तों यदि हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम बनती है ए, बी, सी, डी और इसी तरह आगे भी, क्योंकि यह जो पोएम है यह एक राइमिंग कपलेट है। कपलेट होता है 2 लाइंस का समूह। जैसे यहाँ हम देखें सिंग किंग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए शुड बी ट्रायम्फली, ई और ई की हो रही है साउंड यहाँ पे, तो इसे हम बी बोलेंगे थोरोफेयर देयर। तो यहाँ सी इसी तरह आगे ये पूरी पोएम ए बी इसी राइमिंग स्कीम पर चलती है। अब इस पोएम की मेजर थीम्स की बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो सबसे बड़ी थीम है वो है इनकम्पिटेंट लीडरशिप। इसमें जो राजा होता है वह बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है कोई भी अच्छा निर्णय लेने में, कोई भी अच्छा कार्य करने में उसकी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। यहाँ पे राजतंत्र के ऊपर भी एक कटाक्ष किया गया है। इसके अलावा द जस्टिस सिस्टम, जो जस्टिस सिस्टम है वह भी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इसमें गुनहगार को ढूंढने की बजाय इस चीज़ पर लोगों का और राजा का ध्यान ज़्यादा जाता है कि यदि फांसी का फंदा बन गया है तो उस पर कोई ना कोई लटकना अवश्य चाहिए, क्योंकि फांसी का फंदा बेकार नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें अपैथी और पब्लिक पावर दिखाई गई है। अपैथी का मतलब होता है जब अपने मन में कोई भी सेंटिमेंट्स ना रखे जाएं, और पब्लिक पावर लोगों की शक्ति दिखाई गई है कि लोग इतना ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं कि जब हम यहाँ फांसी देखने के लिए आए हैं तो हम फांसी देखकर ही जाएंगे, बेशक आप किसी को भी फांसी लगाएं। इवन जो इसका टाइटल है द टेल ऑफ मेलन सिटी, यह भी आयरनिक है, क्योंकि किसी भी सिटी का नाम मेलन यानी खरबूजे के नाम पर रख दिया जाए तो वह आयरनी से अधिक और क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पोएम की ब्रीफ समरी बता देती हूँ। जैसे आपने पहले अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी होगी, उसी तरह की कहानी ये है। इस कहानी में क्या होता है कि एक राजा होता है, वो अपने आप को जस्ट और प्लेसिड कहता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही न्यायप्रिय हूँ और शांत स्वभाव का हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने मिनिस्टर से कहता है कि आप एक आर्क बनाइए, और वो इतनी बड़ी आर्क बनाइए। आर्क यानी जो ऐसे गोल वाले रास्ते होते हैं जो आपको नॉर्मली पुल्स वगैरह के पास भी देखने को मिल जाते हैं। वो कहता है कि मैं पूरी जो मेरी राज्य की जनता है उसको वहाँ से संबोधित करूँगा। तो जब वो आर्क बनाई जाती है और राजा जब अपने घोड़े पे चढ़ के उसके नीचे से निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ उसका मुकुट गिर जाता है और राजा को इसमें बड़ा अपमान महसूस होता है। वह सोचता है कि अब ये तो मेरा अपमान हो गया, तो मुझे किसी ना किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी। तो वह सबसे पहले जो वर्कमैन होते हैं, बिल्डर होते हैं, उनको बुलाता है कि तुम्हारी गलती से मेरा अपमान हुआ है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन जो बिल्डर होता है वो कहता है मेरी गलती नहीं है, इसमें तो जो ईंट बनाने वाला है उसकी गलती है, क्योंकि उसने ईंटें ही इस साइज़ की बनाई कि यह आर्क छोटी बन गई। जब ईंट बनाने वाले मेसन को बुलाया जाता है तो वह कहता है मेरी गलती नहीं है, ये तो नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट की गलती है, उसने नक्शा ऐसा बनाया। जब नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो उसने कहा कि महाराज ये तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने तो जो प्लान आपको बताया था वो तो परफेक्ट था और आपने उसमें इमीडिएट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जिसकी वजह से यह आर्क छोटी बन गई। अब मेरी तो इसमें गलती नहीं है। अब राजा ये सोचता है कि यहाँ तो मैं फंस गया, क्योंकि अब जो ये फांसी का फंदा मैंने बनवाया है तो इस पर अब कौन लटकेगा, क्योंकि घूम फिर के सारी गलती तो मेरी निकल आई। तो राजा ये सोचता है कि ऐसे करते हैं कि मैं किसी न किसी की सलाह ले लेता हूँ इसमें। जब वो सलाह लेने के उद्देश्य से अपने मिनिस्टर से पूछता है तो मिनिस्टर कहते हैं कि सर जो ये आर्क है, दीवार है, जो ये आर्क बनाई है, जो हमने ये गोल दीवार बनाई है, इसकी गलती है, तो इसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। जब उस आर्क को उठा के वहाँ लाया जाता है तो एक दूसरा मिनिस्टर कह देता है कि सर जिसने आपके सर को चूमा है, जिसने आपको स्पर्श किया है, उसे हम फांसी कैसे दे सकते हैं। तो अब जब वो फांसी होने वाली थी, उस एग्जीक्यूशन को देखने के लिए वहाँ बहुत सारी जनता इकट्ठी हो रखी थी। तो जनता चिल्लाने लगी कि फांसी दो, फांसी दो, किसी को तो फांसी दो, जब हम फांसी देखने आए हैं तो हम फांसी देख कर ही जाएंगे। तो अब जो फांसी का फंदा बनाया गया था तो राजा ने ये आदेश दिया कि ठीक है, गिल्टी कौन है कौन नहीं है इस बात को तो छोड़ो, ऐसे करते हैं कि जिसके नाप का भी ये फांसी का फंदा होगा उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उस फांसी के फंदे में अपना सिर डाल के देखता है, लेकिन वह जो फांसी का फंदा है किसी को फिट नहीं होता और अंत में वह सिर्फ राजा की गर्दन में फिट होता है। तो राजा को फांसी लगा दी जाती है। अब राजा की फांसी के बाद अब ये प्रश्न उठता है कि अब राजा कौन बनेगा। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं जो भी इस रास्ते से नगर के अंदर आएगा वह व्यक्ति डिसाइड करेगा कि इस नगर का, हमारे नगर का राजा कौन होगा। वहाँ से एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति अंदर आता है और उस मूर्ख व्यक्ति को खरबूजे बहुत पसंद होते हैं।
तो जब उससे पूछा जाता है कि इस नगर का राजा किसे बनाए, तो वो कहता है मेलन। तो इस तरह से उसकी बात मानते हुए जो मिनिस्टर्स हैं और जनता है वो क्या करती है, एक खरबूजे को सिंहासन पर बिठा के उसी का राज तिलक कर देते हैं और उस सिटी का नाम रख देते हैं मेलन सिटी। जब बाहर का कोई व्यक्ति उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे देश का नाम, तुम्हारे नगर का नाम इतना अजीबोगरीब क्यों है, तो वो कहते हैं जब हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारे राज्य में शासन बहुत अच्छा चल रहा है और हम इसे मेलन सिटी कहलाने में प्राउड फील करते हैं। दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि जब जनता के ऊपर किसी का भी शासन नहीं होता तो जनता तो हमेशा ही पीस और लिबर्टी चाहती है, शांति और स्वतंत्रता चाहती है, और वह शांति और स्वतंत्रता उन्हें उस मेलन से मिल गई, क्योंकि मेलन तो कोई निर्णय ही नहीं लेगा ना। यदि मान लीजिए जैसे हमारे ऊपर प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई ना कोई निर्णय लेंगे, और जब वो निर्णय लेंगे तो उसकी भर्त्सना भी होगी, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनको बहुत कि ये निर्णय गलत है, ये सही है। अब यदि कहीं का राजा मेलन है तो वह तो कोई निर्णय ही नहीं लेगा, तो लोगों को वो क्यों ख़राब लगेगा, लोग अपनी मनमर्जी से चलेंगे सब। तो दोस्तों, ये थी द टेल ऑफ मेलन सिटी की स्टोरी और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी इस पोएम की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है उसका भी हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, इस कोर्स को चलाने के लिए मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स नहीं आते हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं तब मुझे लगता है कि मुझे मेरे काम की अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं यह निःशुल्क कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का है। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने के लिए, आगे और ज़्यादा कंटेंट तैयार करने के लिए प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। मैं अपनी ओर से 100% आपको अपने वीडियोस में दे रही हूँ, पूरा रिसर्च करके और पूरा पढ़ने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। आप मुझे सपोर्ट करें, अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि मुझे कोई और कोर्स पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।